नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो चैप्टर चल रहा है डीसी मोटर, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं काउंटर ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ से जुड़े हुए जितने भी आपके प्रश्न एग्जाम टाइम में रहते हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों को हम लोग जो है आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ जो डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ है किस तरीके से जनरेट होती है और क्या इसका यूज़ होता है और इसके लिए कौन सा नियम लगता है और किस तरीके से ये जो है वर्क करती है, ये सारा का सारा हम लोग जो आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो क्लास को पूरा जो है अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपकी जो है बैक ईएमएफ डीसी मोटर में, बैक ईएमएफ या हम लोग इसको बोल सकते हैं काउंटर ईएमएफ, बैक ईएमएफ या फिर काउंटर ईएमएफ, विरोधी विद्युत वाहक बल या फिर प्रति विद्युत वाहक बल, यानी कि बैक ईएमएफ या फिर काउंटर ईएमएफ जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं। अब ये जो बैक ईएमएफ या फिर जो काउंटर ईएमएफ है वो आपके डीसी मोटर के अंदर क्या काम आती है। तो सबसे पहली चीज़ यही आ गई कि हम लोग कोई भी चीज़ होती है उसके यूज़ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ जो है क्या काम करती है, तो आर्मेचर जो धारा होती है, आर्मेचर जो धारा होती है, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने का, आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है। आपकी जो बैक ईएमएफ या फिर जो काउंटर ईएमएफ होती है वो आर्मेचर जो धारा होती है उसको नियंत्रित करती है। अब आप बोलोगे कि सर इसके लिए तो आप जो है डीसी मोटर के अंदर स्टार्टर यूज़ करते हो, तो स्टार्टर जो है वो भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बैक ईएमएफ जो है ये भी काम करती है। स्टार्टर जो होता है वो क्या करता है, स्टार्टिंग के टाइम जो है आर्मेचर धारा को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन जब मोटर शुरू हो जाती है उसके बाद में आपकी जो बैक ईएमएफ है वो उस आर्मेचर धारा को नियंत्रित करते हैं। वो मैं आपको आगे अभी समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा देख लीजिए पहले। अभी इसके बाद में जो आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है उसके साथ में अब डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ जनरेट हो रही है, तो उस बैक ईएमएफ की जो दिशा होती है उसका पता हम लोग जो है किस तरह से लगाते हैं। तो इसके लिए जो है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम होता है वो आपका क्या है कि आपकी जो डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ पैदा हो रही है उस बैक ईएमएफ का पता लगाने के लिए कि जो डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ है उसकी दिशा किस प्रकार की रहेगी, इसका पता लगाने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम यूज होता है। और बाएं हाथ का नियम किस लिए होता है, तो मोटर घूम रही है तो घूमने की जो दिशा होती है उसका पता लगाने के लिए आपकी जो है डीसी मोटर के अंदर फैराडे का ये जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगता है। तो उसके बाद में अभी बात करते हैं डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होती है वो बैक ईएमएफ आपकी किस प्रकार से काम करती है। तो जो आपकी सप्लाई होती है, यानी कि जो आपकी आरोपित वोल्टेज होती है उस आरोपित वोल्टेज के विरोधी स्वभाव में होती है, यानी कि आरोपित वोल्टता का विरोध, आरोपित वोल्टता का विरोध करने वाले स्वभाव की होती है। क्यों होती है आरोपित वोल्टता का विरोध करने वाले स्वभाव की, तो आपका जो लेंज का जो नियम होता है, आपका जो लेंज का नियम होता है वो लेंज का नियम जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। लेंज का जो नियम होता है वो यहाँ पर लगता है। और लेंज का नियम हमें क्या बताता था कि कोई भी आपकी जो जनरेट हुई ईएमएफ है, यानी कि प्रेरित ईएमएफ या फिर करंट है, वो हमेशा उन कारणों का विरोध करती है जिसके कारण वो पैदा होती है। तो क्या होता है, आपके जो जनरेटर होता है उसमें क्या होता है कि ये आपके जैसे माना दो पोल है, ये आपके
दो पोल है और इन दोनों पोलों के बीच में, नीचे बनाता हूं मैं अभी क्योंकि हो सकता है ये स्क्रीन से बाहर चला जाए, तो ये दो आपके पोल है और इन दोनों पोलों के बीच में आपने क्या रखा है, चालक रखा है भाई। इनके बीच में आपने एक चालक रखा है। अब ये जो दोनों पोल होंगे, ये जो दोनों पोल होंगे उनके ऊपर क्या किया आपने, फील्ड वाइंडिंग की है। और फील्ड वाइंडिंग को आप क्या कर रहे हो, यहां से बाहर आउटपुट से सप्लाई देते हो, बाहर आउटपुट से सप्लाई देते हो, उसी के बाद में ये चुंबक बनते हैं और उसके बाद में इसी चुंबक को ये काटेगा। तो इस चुंबक को काटेगा तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ पैदा होगा। तो ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो किस कारण से पैदा हो रहा है, तो ये जो ईएमएफ पैदा हो रहा है फ्लक्स कटने के कारण तो पैदा हो रहा है, लेकिन जो फ्लक्स बना था वो उसके ऊपर जो आरोपित वोल्टेज थी, यानी कि जो बाहर से हमने सप्लाई वोल्टेज जो लगाई थी, उस सप्लाई वोल्टेज के कारण ये जो आपके चुंबक है, इन चुंबक को बनने में सहायता मिली थी। तो इसीलिए आपकी जो बैक ईएमएफ होती है वो आरोपित वोल्टता का विरोध करने वाले स्वभाव की होती है। तो लेंज का नियम हमें क्या बताता था, यही बताता था कि जो भी आपकी ईएमएफ प्रेरित होती है या फिर करंट पैदा होता है वो हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। तो लेंज का नियम आपका लग गया। तो ये जो है महत्वपूर्ण बातें आ गई कि आपकी जो है आर्मेचर धारा को नियंत्रित करने का काम जो है बैक ईएमएफ करती है चालू स्थिति में, यानी कि जब अपनी मोटर चल रही है उस स्थिति की बात हो रही है, तो उस टाइम आपकी जो है डीसी मोटर में बैक ईएमएफ काम करती है। और जब स्टार्टिंग की बात आएगी तो स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए जब मोटर चालू कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम की बात आएगी तो वहाँ पर आपके स्टार्टर जो है वो प्रयोग किए जाते रहते हैं, जिसके बाद में बारे में हम लोग जो आगे की क्लास है उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इसमें फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, यानी कि जो आपका दाएं हाथ का नियम या फिर जो आपका बाएं हाथ का नियम था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जैसे चालक के घूमने की दिशा, फ्लक्स की दिशा और ईएमएफ की दिशा तो तीनों सेम थी, लेकिन जब बात आएगी मोटर के अंदर घूमने की दिशा ज्ञात करने की तब आपका जो है बाएं हाथ का नियम लगेगा, और जब आपके जो है मोटर में फ्लक्स की दिशा ज्ञात करनी होगी, क्योंकि जो भी चीज़ जनरेट होती है यानी कि पैदा होती है उसका पता लगाने के लिए हम लोग जो है नियम लगाते हैं कोई भी, ठीक है। तो नियम यहाँ पर क्या पैदा हो रहा है, मोटर की बात आ रही है तो मोटर में आपकी जो है रोटेशन हो रही है यानी कि घुमाव दिशा हो रही है, तो घुमाव दिशा का पता लगाने के लिए बाएं हाथ का नियम लग जाता है। और जब ईएमएफ की बात आएगी तो ईएमएफ का पता लगाने के लिए दाएं हाथ का नियम लगता है। अपने को कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और याद जरूर रखना है कि इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है भाई। अब ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें होगी आपकी जो है बैक ईएमएफ से रिलेटेड। अब अपने देखते हैं कि ये जो बैक ईएमएफ होती है वो किस तरीके से होती है और कितनी होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो आपकी जो बैक ईएमएफ होती है वो उसके ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है φZnP बटे 60A, φZnP बटे 60A। ये सूत्र हमें देखा हुआ लग रहा है क्योंकि ये जो सूत्र है आपका जनरेटर में भी जो ईएमएफ पैदा हो रही थी उसका पता लगाने के लिए भी यूज हो रहा था। क्योंकि जनरेटर में देखिए मैंने बताया आपको कि जनरेटर और मोटर की संरचना तो क्या रहेगी, समान रहेगी। तो समान रहेगी तो उसमें भी एक फ्लक्स रहेगा, उसके अंदर भी आपके जो है चालक रहेंगे, उसके अंदर आपके जो है घुमाव दिशा रहेगी, उसमें आपका जो है पोल रहेंगे और आपके जो है समांतर पथों की संख्या भी रहेगी। तो यानी कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं जो आपके डीसी जनरेटर में थी वही सेम रहेगी और आपकी जो मोटर है उसमें भी जो सेम रहेगी, दोनों में एक जैसी ही रहती है। अब इसके अंदर आप देखिए कि मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि आपकी जो इस समीकरण है, इस समीकरण में कुछ चीज़ें जो है आपकी फिक्स है। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो Z है और जो P है या फिर 60A है, ये जो है यानी कि जो आपके समांतर पथों की संख्या है या जो चालक है या जो पोल है। जैसे आपने कोई मोटर बनाई, जैसे आपकी ये एक मोटर है, तो ये जब आपने मोटर बनाई तो इस मोटर को बनाते टाइम आपने यहाँ पर जो पोल लगाने थे वो पोल तो लगा के फिक्स कर दिए कि मेरे को 4 पोल की मोटर चाहिए। तो आपने बनाते टाइम डिसाइड कर दिया कि मेरे को यहाँ पे 4 पोल ही लगाने हैं। तो ऐसे तो नहीं है कि आपने 4 पोल जो है लगा दिए उसके बाद में महीने 2 महीने के बाद सोचा कि नहीं
मेरे को तो इतना नहीं चाहिए, मुझे तो 2 ज़्यादा चाहिए, तो 2 ज़्यादा लगा दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब मोटर बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, उसी टाइम डिसाइड करते हो कि मेरे को जो मोटर है उसके अंदर कितने पोल चाहिए। तो इसलिए आपकी जो मोटर है वो फिक्स कर दी जाती है, यानी कि उसके अंदर जो पोल होंगे वो फिक्स रहेंगे। अब पोल अगर फिक्स है तो उसके अंदर जो आप चालक लगा रहे हो, आर्मेचर के ऊपर जो चालक लगा रहे हो उनकी भी तो संख्या फिक्स कर रहे हो, क्योंकि आप मोटर बंद होगी उसके बाद में चालक तो उसमें 2-4 बढ़ा नहीं सकते। तो वही चीज़ है, यानी कि इसके अंदर चालक भी स्थिर रहेंगे और पोल भी स्थिर रहेंगे। अब उन चालकों के जो समांतर रास्ते हैं, यानी कि आपने वाइंडिंग की बात हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग की बात हो रही है, तो उसके जो समांतर रास्ते हैं वो समांतर रास्ते भी तो फिक्स है। बनाते टाइम आपने डिसाइड कर दिया, बाद में तो चेंजेस नहीं करोगे। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी जो है फिक्स रहती है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं स्थिरांक, और इनको हम लोग के से शो कर सकते हैं, के से दर्शा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इसके अंदर से उतनी चीजें अगर मैं बाहर निकाल देता हूं, तो बाहर निकालने के बाद में मेरे पास जो है सूत्र क्या बनेगा, तो मेरे पास सूत्र बनेगा कि आपकी जो है बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ किन के ऊपर निर्भर कर रही है, तो आपकी बैक ईएमएफ जो है फ्लक्स के ऊपर और स्पीड के ऊपर। तो आप देखिए हम लोग जो मोटर है उस मोटर की स्पीड को तो बढ़ा सकते हैं, मोटर बन गई उसके बाद में स्पीड बढ़ा सकते हैं, तो बैक ईएमएफ के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जितना ज़्यादा फ्लक्स कटेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा। तो हमें फ्लक्स कटने से मतलब है, तो ज़्यादा स्पीड से फ्लक्स कटेगा तो ज़्यादा ईएमएफ पैदा होगा, वही चीज़ है। और अगर फ्लक्स का मान ही ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फ्लक्स अपने आप कट जाएगा, तो ज़्यादा फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। यानी कि जो बैक ईएमएफ है किन 2 बातों पर निर्भर कर रही है, तो फ्लक्स के ऊपर और स्पीड के ऊपर। तो यहाँ पर हमें जो है मोटर की बात आ रही है, तो हमें यहाँ पर बैक ईएमएफ से ज़्यादा किसकी ज़्यादा जरूरत है, स्पीड की, कि हमारी जो मोटर है वो मोटर की स्पीड किन 2 बातों पर निर्भर करेगी। तो इसी सूत्र से देखिए अपनी जो मोटर है उसकी स्पीड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मोटर की स्पीड की जब भी बात आएगी, तो मोटर की जब स्पीड की बात आएगी तो देखिए बैक ईएमएफ और आपका जो फ्लक्स है, बैक ईएमएफ और जो आपका फ्लक्स है, उन दोनों के ये जो है बैक ईएमएफ के तो समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि बैक ईएमएफ का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, बैक ईएमएफ का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरीके से आपकी जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। और अगर आपका फ्लक्स का मान बढ़ेगा, तो फ्लक्स का मान अगर बढ़ेगा तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगर बात आती है कि आपका बैक ईएमएफ का मान किन पर निर्भर करता है, तो फ्लक्स और स्पीड पर निर्भर करता है। और अगर आपकी स्पीड किन पर निर्भर करती है, तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करती है। अब इनसे प्रश्न देखिएगा, प्रश्न इस तरीके से सीधा जो है आपको जो यहाँ पर दिख रहा है n समानुपाती EB बटे फाई, तो ये जो है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसके साथ साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है EB बराबर फाई n, और या फिर अगर बात करूँ मैं पूरी इक्वेशन की, तो EB बराबर फाई ZNP बटा 60A। या फिर चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो कोई ना कोई अपने को वैल्यू दे देगा, और वैल्यू देने के बाद में अपने को इससे क्या होगा कि मान निकलवा लेगा, बैक ईएमएफ का मान निकलवा लेगा, स्पीड का मान निकलवा लेगा, इस तरीके से हो सकता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपकी जो बैक ईएमएफ है वो बैक ईएमएफ किन किन के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आपका जो है ये जो ए है, इसके लिए जो चीज़ें यूज होती है वो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, नाम आपने पहले से सुन रखे हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग की जब भी बात आएगी तो आपके समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, तो जितने आपके पोल होंगे उतनी होगी। और जब आपकी वेव वाइंडिंग की बात आएगी, यानी कि जब लैप वाइंडिंग की बात आएगी, तो ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। यानी कि जितने आपके जो पोल होंगे उतने ही आपके समांतर पथ होंगे। और जब वेव वाइंडिंग की बात आएगी तो ए बराबर हमेशा कितने होंगे, तो 2 होंगे। तो ये जो है ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। जब भी आप
कोई क्वेश्चन हल करते हो तो उसमें आपको फिक्स वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब वो लैप वाइंडिंग देता है या वेव वाइंडिंग देता है तो उसके अंदर जो समांतर पथों की संख्या वो नहीं देता, वो बोल देता है कि लैप वाइंडिंग जनरेटर है। तो लैप वाइंडिंग जनरेटर या फिर ये लैप वाइंडिंग मोटर है, तो आपको जो है पता लगना चाहिए अपने आप कि जितने आपको पोल दे रखे हैं उतने ही आपके समांतर पथ है। इतना डाउट क्लियर हो गया। अब अपने देखते हैं कि ईएमएफ, बैक ईएमएफ पैदा हो गई है, लेकिन अपना जो आर्मेचर है उस आर्मेचर को परिणामी वोल्टता कितनी मिलती है, यानी कि आर्मेचर जो है उसको वोल्टेज कितनी मिलती है उसकी बात करते हैं। तो आर्मेचर जो होता है उस आर्मेचर को वोल्टता की बात अगर करेंगे तो देखिए, अभी मैं इसको या तो परिणामी वोल्टेज बोल सकता हूं, या नेट वोल्टेज बोल सकता हूं, या फिर आर्मेचर वोल्टेज बोल सकता हूं। आर्मेचर वोल्टेज, नेट वोल्टेज या फिर परिणामी वोल्टेज सेम ही रहेगा। यानी कि आप जो सप्लाई लगाते हो, टर्मिनल जो वोल्टेज होती है उसमें से जो माइनस अगर हम लोग ईबी कर देते हैं, यानी कि बैक ईएमएफ को अगर हम लोग घटा देते हैं, तो बैक ईएमएफ घटाने के बाद में हमें जो मिलेगी वो हमें आर्मेचर के रूप में मिलती है। आर्मेचर पर जो वोल्टता मिलती है वो हमें जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज होती है उसमें से जो बैक ईएमएफ का मान होता है उसको घटाने के बाद में आपको वोल्टेज मिलती है। अब आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर जो बैक ईएमएफ है, ठीक है, उसका मान अगर हमें पता है और आपको जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान अगर आपको पता है, तो इसका जो मान है यानी कि आर्मेचर जो वोल्टेज है उसका मान आप लोग पता कर सकते हो। अब हम लोग बोलते हैं कि आर्मेचर धारा जो है उसका मान हमें पता करना है। तो V बराबर क्या होता है, IR, तो आर्मेचर की है तो IARA बराबर क्या हो गया, तो टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज माइनस बैक ईएमएफ। अब यहां से हमें आर्मेचर धारा का मान पता करना है, तो यहां से ये जो RA है ये इसके बटा में चला जाएगा, EB बटे RA। तो ये जो है ये इक्वेशन पूरी की पूरी आपकी जो है ये बनेगी कि आर्मेचर के अंदर जो धारा होती है उस आर्मेचर धारा का मान कितना होगा। तो आर्मेचर धारा का मान इस तरीके से हम लोग जो है पता कर सकते हैं। अभी पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे, बैक ईएमएफ का मान कितना होता है तो वहां से हम लोग पता कर सकते हैं। जो बैक ईएमएफ है काम क्या करती है, तो आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है, कौन सा नियम लगता है, और आरोपित वोल्टेज का विरोध करने वाले स्वभाव की होती है, किस कारण से होती है, तो इसमें लेंज का नियम लगता है, उस कारण से आपकी होती है। और हम लोग जो है कितनी आपकी वोल्टेज जो है ईएमएफ के रूप में, बैक ईएमएफ के रूप में पैदा हुई है उसका पता अगर हमें लगाना है तो इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर हम लोग बात करेंगे स्पीड की कि स्पीड किस पर निर्भर करेगी, तो बैक ईएमएफ और फ्लक्स पर निर्भर करेगी। बैक ईएमएफ के समानुपाती होगी और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होने वाली है ये। और उसके बाद में अगर अपने बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी आर्मेचर को वोल्टेज मिलने वाली है, वो आर्मेचर को वोल्टेज कितनी मिलने वाली है, तो टर्मिनल वोल्टेज में से बैक ईएमएफ का मान जो हम लोग घटाएंगे तो हमें जो है आर्मेचर पर कितनी वोल्टेज हमें चाहिए उतनी मिल जाएगी। और अगर अपने बात करेंगे कि आर्मेचर धारा का मान कितना होता है, तो आर्मेचर धारा का मान जो है वो अगर हम लोग आर्मेचर वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे यानी कि IARA रखेंगे, तो यहाँ से जो है हम लोग आर्मेचर धारा का मान भी निकाल सकते हैं कि इतनी जो है अपने आर्मेचर में धारा होने वाली है। अब ये तो बातें हो गई कि आपकी जो मोटर है वो किस तरीके से काम करने वाली है, यानी कि कितने इसके अंदर वोल्टेज पैदा होने वाली है और किस क्या की आर्मेचर की वोल्टेज रहने वाली है, वो सारी की सारी बातें होगी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग टाइम के अंदर जो है वो इस मोटर की जो है वो क्या संरचना होती है और किस तरीके से ये काम करती है, तो वो देखिए अभी देखते हैं अपने क्या होती है। इसके अंदर जो है एग्जाम टाइम में आप ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं कि बैक ईएमएफ जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने को याद जो है रखना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं आता है तो तीसरी बार देखिएगा, बार बार देखिए, क्योंकि जो एग्जाम है
वो एग्ज़ाम आपके जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट करता है भाई, रिपीट करेगा और रिपीट करने के बाद में आपका जो क्वेश्चन है कभी ना कभी आपको जो है देखने को इसे मिल जाएगा। या फिर आपने अगर कोई पुराने एग्जाम देखे तो उन पुराने एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। तो अभी अपने क्या बात करने वाले हैं, तो बैक ईएमएफ के अंदर स्टार्टिंग टाइम की बैक ईएमएफ की बात करने वाले। तो स्टार्टिंग के समय आपकी जो मोटर होगी उसमें क्या चीजें होती है, तो स्टार्टिंग के समय आपकी जो मोटर होती है उसके अंदर क्या होती है, स्पीड जो होती है, वो गति जो होती है, आपकी मोटर की गति तो जीरो होती है क्योंकि मोटर स्टार्ट ही नहीं हुई है, मोटर घूम ही नहीं रही है। स्टार्टिंग की बात हो रही है, चालू स्थिति की बात नहीं हो रही। स्टार्टिंग में अगर मोटर घूम ही नहीं रही है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो आपकी बैक ईएमएफ होती है, बैक ईएमएफ जो होती है आपकी वो किसके ऊपर निर्भर करती है, तो फ्लक्स और स्पीड के ऊपर निर्भर करती है। तो यहां पर देखिए अभी यहां पर आपकी जो स्पीड है वो जो है जीरो है, तो अगर गति का मान अगर जीरो है तो आपकी जो बैक ईएमएफ होगी उसका मान भी क्या होगा, जीरो आ जाएगा। स्टार्टिंग के टाइम में अगर बैक ईएमएफ का मान जीरो आ गया तो अब जो है अपने जो नेट वोल्टेज की थी यानी कि आर्मेचर को जो वोल्टेज करने की बात आई थी, तो अब देखिए हमने बात की थी कि आर्मेचर वोल्टेज कितनी होगी, तो आर्मेचर वोल्टेज होगी आपकी टर्मिनल वोल्टेज माइनस जो बैक ईएमएफ है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस जो बैक ईएमएफ है उसका मान अगर हम लोग जो है यहाँ पर बात कर रहे थे। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बैक ईएमएफ का मान जो है वो जीरो हो गया तो आर्मेचर को जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जितनी आपकी टर्मिनलों के ऊपर वोल्टेज है, जितनी आपकी टर्मिनलों के ऊपर वोल्टेज है उतनी मिल जाएगी। तो जैसे माना 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, 230 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और बैक ईएमएफ का मान जीरो है, तो आपका आर्मेचर वोल्टेज का मान भी जीरो है। आर्मेचर बैक ईएमएफ का मान जीरो है तो आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान 230 वोल्ट है, सॉरी 230 वोल्ट है, तो आपकी जो है आर्मेचर वोल्टेज जो रहेगी उसका मान भी कितना रहेगा, 230 वोल्ट रहेगा। तो ये जो 230 वोल्ट जब रहेगा तो अब देखिए आपका जो स्टार्टिंग के समय बात आ रही थी तो आर्मेचर वोल्टेज किसके बराबर, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर। इतना डाउट क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है, आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होता है, 0.5 ओम बोल सकते हैं, या हमने पढ़ा हुआ है कि अधिकतम कितना होता है, तो 1 ओम, अधिकतम 1 ओम होता है, 0.5 ओम या अधिकतम 1 ओम होता है। तो हमने माना 0.5 ओम जो है वो इसका प्रतिरोध होने वाला है, यानी कि इस आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है, तो 0.5 ओम है। तो अब देखिए कि यहां पर जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज है, अगर हमें आर्मेचर धारा का मान निकालना है तो हमारे पास आर्मेचर वोल्टेज कितनी आ रही है, तो यहां से 230 वोल्ट की सप्लाई जो हमें मिल रही है और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, आर्मेचर का प्रतिरोध जो है वो कितना है, 0.5 ओम है। 0.5 ओम है, इसका मतलब क्या है कि आर्मेचर कितनी धारा लेगा, तो लगभग जो है 460 एम्पियर जो धारा है, 460 एम्पियर जो धारा है वो आपका आर्मेचर लेने वाला है। तो 460 एम्पियर धारा जब हम लोग आर्मेचर को देंगे तो आर्मेचर जल जाएगा, राइट चीज है। यानी कि इस मोटर के आर्मेचर को अगर 460 एम्पियर धारा मिल गई, पूरी की पूरी इक्वेशन के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग के समय आपकी जो मोटर है उसकी स्पीड जीरो है, इसका मतलब बैक ईएमएफ का मान भी जीरो है। अगर बैक ईएमएफ का मान जीरो है तो आपका जो आर्मेचर वोल्टेज होगी या फिर आपका जो है टर्मिनल वोल्टेज होगी वो दोनों क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान में से जो है टर्मिनल वोल्टेज के मान में से बैक ईएमएफ घटने के बाद में ही आपको आर्मेचर वोल्टेज मिल रही थी। तो अगर आपका जो है बैक ईएमएफ का मान ही जीरो है तो जितनी आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है उतनी आपकी आर्मेचर वोल्टेज होगी।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है, तो 0.5 ओम से लगभग 1 ओम के करीब होता है। तो अगर हमारे पास प्रतिरोध का मान इतना है तो यहाँ पर आपकी सप्लाई वोल्टेज कितनी थी, तो 230 वोल्ट थी। 230 वोल्ट से अगर हमें आर्मेचर धारा का मान निकालना है तो हम लोग जो है V/R करेंगे। तो V/R का मतलब वोल्टेज बटे में रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो यहाँ पर 230 वोल्ट बटे में हमारे पास प्रतिरोध था 0.5 ओम। तो इसका मतलब धारा कितनी, तो धारा आ गई 460 एम्पियर। 460 एम्पियर अगर धारा है तो आर्मेचर जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा ना। तो यही आपको समझना है कि स्टार्टिंग के समय मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के समय आपका जो है बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, इसीलिए ये मोटर ना जले, ये मोटर ना जले। इसके लिए आप लोग क्या प्रयोग करते हो स्टार्टिंग के समय, तो स्टार्टिंग के समय आप प्रयोग करते हो भाई स्टार्टर। आप जो स्टार्टर प्रयोग करते हो वो स्टार्टिंग के समय क्या होता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बढ़ा देता है। श्रेणी क्रम में हम लोग प्रतिरोध ही लगाते हैं, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हम लोग स्टार्टिंग के समय प्रतिरोध लगा देते हैं। और वो क्या करते हैं, जब तक आपका बैक ईएमएफ पैदा नहीं होता तब तक हम लोग जो है उसके स्टार्टिंग क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ के रखते हैं। उसके बाद बैक ईएमएफ जैसे ही पैदा होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। भाई जैसे ही आपका बैक ईएमएफ पैदा हो गया वो हमने हटा दिया। तो स्टार्टिंग के समय स्टार्टर क्या काम करता था, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ा रहा था। यानी कि प्रतिरोध का मान अगर ये बढ़कर और जैसे 400 ओम 500 ओम हो गया तो आपकी जो धारा है उस धारा का मान कम हो जाएगा, आर्मेचर धारा का मान। तो आर्मेचर धारा जो है कम हो जाएगी, तो स्टार्टिंग के समय आर्मेचर को कम धारा मिलेगी, तो जिससे आपकी मोटर है एक बार थोड़ी सी रोटेट करने लगती है। उसके बाद में धीरे धीरे करके और जैसे ही बैक ईएमएफ का मान बढ़ने लगता है वैसे वैसे स्टार्टर जो है उसको हम लोग जो है सर्किट से बाहर कर देते हैं। ये हमने पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है ये हमने अभी देख लिया है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए या फिर वीडियो जो है उसको दोबारा से देख लीजिएगा। बता चुका हूँ कि टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो समझ में आने वाला ही है। अब ये तो बात होगी स्टार्टिंग की। अब देखते हैं कि स्टार्टिंग की बात नहीं हो रही, रनिंग स्थिति की बात हो रही है। यानी कि मोटर जो है चालू स्थिति में मोटर चल रही है, तो मोटर की चालू स्थिति में मोटर चल रही है अपनी, और मोटर चल रही है तो इस टाइम जो है अगर बैक ईएमएफ का मान, अगर मोटर चल रही है और बैक ईएमएफ का मान अगर 0 हो गया, अगर मोटर चल रही है और बैक ईएमएफ का मान 0 हो गया तो अब क्या होगा, तो आपकी मोटर इस स्थिति में अगर होगी और बैक ईएमएफ का मान चालू स्थिति में अगर 0 हो गया तो उस टाइम में मोटर जो है क्या हो जाएगी, जल जाएगी। मोटर जल जाएगी। क्यों जलेगी, क्योंकि स्टार्टर को हमने पहले से बाहर कर रखा है, स्टार्टर हमारा पहले से बाहर है। तो यहां पर आपकी जो वोल्टेज होगी वो आपकी टर्मिनल वोल्टेज आपके आर्मेचर को मिलने लग जाएगी, जिसके बाद में आर्मेचर धारा का मान अधिक हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान तो 0 है। बैक ईएमएफ का मान 0 है तो आर्मेचर धारा का मान अधिक हो जाएगा और आर्मेचर जो आपका जल जाएगा। अब ये तो चालू स्थिति की बात है। अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है बैक ईएमएफ के अगर बराबर हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। एक हम लोग स्थिति की बात कर रहे हैं जिसमें टर्मिनल वोल्टेज बराबर जो है किसके है, आपकी आर्मेचर वोल्टेज नहीं बोल सकते हम लोग, बैक ईएमएफ की बात कर रहे हैं। बैक ईएमएफ अगर आपकी जो है टर्मिनल वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज बैक ईएमएफ के बराबर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में आपकी जो है मोटर रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा भाई, मोटर रुकेगी क्यों, तो मोटर क्यों रुकेगी उसके पीछे कारण देखिएगा। अब क्या हो रहा है, यहां पर है जो टर्मिनल वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के बराबर है, तो यहां से अगर दोनों का मान बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज और बैक ईएमएफ का मान बराबर है, तो आर्मेचर के लिए जो वोल्टेज होगी, यानी कि यहां से अगर मैं बात करता हूं, देखिए सूत्र देखने की कोशिश कीजिएगा।
सारे के सारे जो राज है यहीं पे छुपे हुए हैं। टर्मिनल वोल्टेज माइनस ईबी। तो यहां पर देखिए इसमें क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है आपकी बैक ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ के अगर बराबर है, तो जैसे मैंने माना 10 वोल्ट की जो है आपने सप्लाई लगा रखी है और 10 वोल्ट ही जो है बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो यहां पर जो आपकी आर्मेचर को जो मिलेगी, आर्मेचर को जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। तो आर्मेचर को अगर वोल्टेज ही नहीं मिलेगी, आर्मेचर को सप्लाई ही नहीं मिलेगी, तो आर्मेचर घूमेगा किस तरीके से, आर्मेचर नहीं घूमेगा। इसीलिए मैंने बोला कि अगर जो है मोटर के अंदर बैक ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो मोटर रुक जाएगी। अगर चालू स्थिति में बैक ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा तो मोटर जल जाएगी। और अगर स्टार्टिंग के समय की बात करेंगे तो स्टार्टिंग के समय जो है बैक ईएमएफ का मान तो 0 ही होता है, लेकिन मोटर ना जले, इस कारण से मोटर ना जले उसके लिए एक स्टार्टर प्रयोग करते हैं। और वो स्टार्टर जो है आपको आगे की जो क्लासेस रहेगी उसमें पूरा का पूरा टॉपिक करवाएंगे, जिसमें 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो सारे के सारे स्टार्टर वो हम लोग करेंगे। तो ये जो स्टार्टर है, ये स्टार्टर पूरा का पूरा जो है क्या होता है कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है पहले शुरुआती टाइम में, और जैसे जैसे पर जो है आपकी बैक ईएमएफ जनरेट होती है उसी तरीके से आपका जो स्टार्टर वो सर्किट से बाहर चला जाता है। ये आपको अगर समझ में आ गया है तो इतना जो है आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं कि एक मोटर जो है, एक आपकी मोटर जो है, उस मोटर की अधिकतम यांत्रिक शक्ति कब पैदा होती है। यानी कि एक मोटर के अंदर अधिकतम यांत्रिक शक्ति, यानी कि वो सबसे ज़्यादा जो है मोटर घूमने की जो शक्ति है उसके अंदर यांत्रिक शक्ति की बात कर लेते हैं, तो वो आपकी मोटर के अंदर कब होती है पैदा। मोटर में उत्पन्न अधिकतम यांत्रिक शक्ति, उत्पन्न अधिकतम यांत्रिक शक्ति। तो एक मोटर के अंदर अधिकतम यांत्रिक शक्ति कब पैदा होती है, इसकी अगर बात करेंगे तो जब आपकी जो मोटर होगी उसके अंदर जो बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ का मान जो है आपकी लगाई गई जो वोल्टेज होगी उससे अगर आधा होगा, आपकी जो बैक ईएमएफ का मान है वो लगाई गई वोल्टेज से अगर आधा होगा, या बोल सकते हैं लगाई गई जो वोल्टेज होगी, टर्मिनल वोल्टेज बोल देते हैं इसको, लगाई गई जो वोल्टेज होगी उसका मान अगर बैक ईएमएफ से दुगना होगा, तो इस स्थिति के अंदर आपकी जो मोटर होती है वो अधिकतम यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करती है। इस टाइम आपकी जो मोटर है वो उत्पन्न अधिकतम यांत्रिक शक्ति करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर बैक ईएमएफ का मान अगर ज़्यादा हो गया, बैक ईएमएफ का मान ज़्यादा हो गया तो आपकी आर्मेचर जो धारा है वो आर्मेचर धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। आर्मेचर अगर धारा का मान ज़्यादा हो गया तो आपके जो है कॉपर जो लॉस होते हैं, आपके जो कॉपर लॉस होते हैं I²R में लेते हैं अपने, तो I²R में लेते हैं, तो आर्मेचर के अंदर जो कॉपर लॉस होंगे उसके अंदर अगर आर्मेचर धारा का मान ज़्यादा हो गया तो आर्मेचर धारा का मान ज़्यादा होने के कारण कॉपर लॉस का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। कॉपर लॉस का मान अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी जो मोटर होगी, इस स्थिति के अंदर जो मोटर होगी उसकी जो दक्षता रहेगी, दक्षता जो रहेगी वो 50% रह जाती है लगभग। यानी कि आपकी जो मोटर है उसकी दक्षता, ऐसी अगर मोटर बना दे अपने, ये अपने प्रयोग नहीं करते, ये स्थिति अपने प्रयोग नहीं करते, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान अगर ज़्यादा हो गया तो जिसके कारण आप पैदा तो यहाँ पर अधिकतम कर रहे हो, यानी कि पैदा तो आप लगभग 90% कर लेते हो, 90% 95% कर लेते हो, लेकिन आप ये उत्पन्न करने की बात हो रही है। यानी कि मोटर जो है उस मोटर को घूमने की जो शक्ति है वो पैदा कर रहे हो 90%, लेकिन यहाँ पर आप जो है दक्षता की अगर बात कर रहे हो तो दक्षता क्या है, तो मोटर जो है उसकी शाफ्ट पर जो आपको बाहर आउटपुट में मिल रही है, हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है जो अंदर पैदा हो रही है, हमें तो जो मोटर की शाफ्ट है,
यानी कि जो बाहर मिल रही है उससे मतलब है। तो इसीलिए ये वाली जो स्थिति है ये प्रयोग नहीं करते, क्योंकि कॉपर लॉस बढ़ने के कारण आपकी जो दक्षता है वो दक्षता 50% रह जाती है और मोटर की स्पीड भी कितनी हो जाती है, 50% लगभग रह जाती है। इसीलिए ये वाली जो स्थिति है ये हम लोग प्रयोग नहीं करते अभी दोस्तों। तो ये जो है पूरी की पूरी आप जो है बैक ईएमएफ की बात होगी कि बैक ईएमएफ आपकी क्या काम आती है। तो आर्मेचर धारा को नियंत्रित करती है। कौन सा इसमें नियम लगता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। बैक ईएमएफ अगर निकालनी है तो φZNP के थ्रू निकाल सकते हैं आप। और उसके बाद में ये आरोपित वोल्टेज होती है उसका विरोध करने वाले स्वभाव की होती है। क्यों करती है, क्योंकि इसमें लेंज का नियम लगता है। उसके बाद में मोटर अगर स्टार्टिंग की बात करेंगे तो बैक ईएमएफ का मान 0 होता है स्टार्टर लगा के, और मोटर को चालू किया जाता है। और उसके बाद में चालू स्थिति में अगर 0 होगी तो मोटर जल जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ से रिलेटेड होने वाली है। तो ये जो टॉपिक है ये पूरा का पूरा आप जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो पिछली क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन दिए गए थे, आपको जो पिछली क्लास में 2 प्रश्न दिए गए थे जो डेली दिए जाते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्वेश्चन दोनों क्या थे। हाँ जी, तो आपको पिछली क्लास के अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो क्या था कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। प्रेरित ईएमएफ जो है हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। ये किस नियम से आपका संबंधित है, ये आपको जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो आपको मेरा बताया हुआ है कि जो प्रेरित ईएमएफ होता है हमेशा उन कारणों का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। ये जो है आपका लेंज नाम का जो वैज्ञानिक था उसने नियम दिया था और इसको बोला जाता है लेंज का नियम। और इसमें क्या कहा गया है कि आपका जो पैदा होने वाला ईएमएफ है या फिर करंट है वो हमेशा उन कारणों का विरोध करता है वो जिसके कारण पैदा होता है। तो लेंज का नियम इसका जो है सही आंसर है। जिन बच्चों ने दिया है वो अपना चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको जो है दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया था पिछली क्लास के अंदर, तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालक की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है अर्धचालक की अंतिम कक्षा में होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज़्यादातर किया जाता है। और अगर बात आएगी चालकों की तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो चालक होते हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन वाला जो होता है वो सबसे बढ़िया चालक होता है। अगर बात आएगी 5, 6, 7 तो ये जो होते हैं आपके कुचालक या फिर हम लोग अचालक भी इनको बोल सकते हैं। तो ये जो है आपके पिछली क्लास के अंदर आपको 2 क्वेश्चन दिए गए थे जिनको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना था। तो इनके कमेंट जो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता लगता है कि आपको जो है क्लास समझ में आई है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको वही देता हूँ जो मैंने पीछे की क्लासों में करवाए होते हैं। तो आप पीछे की क्लास से भी देखिए और उसके साथ साथ में इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्लास को पूरा अटेंड किया है। तो आज के जो 2 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं उसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि अगर बैटरी फूल गई है, अगर बैटरी फूल गई है तो निम्न में से कौन सा दोष होगा। बैटरी अगर फूल गई है तो कौन सा दोष होगा, तो आपको मैंने दोष करवाए हुए हैं, जैसे बकलिंग दोष था, सेडिमेंटेशन था, सल्फेशन था, कोरोजन था। उसमें से आपका जो है कौन सा दोष होगा अगर बैटरी आपकी फूल गई है। तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। आपको स्टिक आंसर याद होना चाहिए। ये मैंने ऑप्शन ऐसे दे दिया, ऑप्शन है आपको मैं बार बार नहीं दूंगा। आपका दूसरा क्वेश्चन आज का क्या है कि किसी चालक तार की लंबाई को, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए। अगर किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या असर पड़ेगा। तो उसके प्रतिरोध में क्या असर पड़ेगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, जैसे कोई आपका DMRC है, टेक्निकल हेल्पर है, UPPCL है, इसरो है, DRDO है, तो आप 1 साल के जो पेपर देखोगे तो उसमें इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन जो है मिलते ही मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। तो जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट के अंदर कमेंट कर दीजिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है
ये भी मुझे जो है लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और उसके साथ साथ में चैनल पर अगर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरीके की क्लासेस मैं इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और उसके साथ साथ में आपको जो एग्ज़ाम या फिर जो कोई भर्तियां आती है उनकी भी जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहती है। तो मिलते हैं आपसे डीसी मोटर की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।